कहाँ पे छोड़ा हुआ था, फूड कहाँ पहुंच गया था, स्टमक में आ गया था। ठीक है, स्टमक की डाइजेशन नहीं स्टार्ट की थी हमने, अभी कहा था कि स्टमक में जो है वो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हो रही है स्टमक में। सही है, स्टमक में एक तो कार्डियक स्फिंक्टर था और पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो मस्कुलर रिंग जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जब तक फूड स्टमक में रहे। ठीक है, फूड को स्टमक में रखने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है। फूड 2 to 3 आवर्स रहेगा, उसकी फुल डाइजेशन हो जाएगी, फिर फर्दर फूड जो है वो आगे प्रोसीड करेगा टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में क्या होने वाला है, स्टमक में भी जो हमने बात की थी दोनों चीजें होंगी, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल, यस, एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगी, देखें, एक तो वही मस्कुलर वॉल्स जो हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से चर्निंग और फूड होता है, या फूड और कंप्लीटली स्टमक में ग्राइंड हो जाता है, और स्टमक में जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो केमिकल प्रेजेंट है, उसके साथ मिक्स होके वो सॉफ्ट भी होता है और फर्दर उसकी डाइजेशन होती है। अब स्टमक में कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है और फर्दर मैकेनिकल डाइजेशन से रिलेटेड क्या बात हो रही है, तो 2 लेयर्स की बात तो हमने देखी कि 2 लेयर्स प्रेजेंट है। वो जो 2 लेयर्स हैं मसल्स की, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, 4 लेयर्स में टिश्यूज भी अरेंज हुए हुए हैं। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन स्टमक। यानी स्टमक का अगर हम अगेन एक स्मॉलर पीस कट करके और हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो हमें पता चलता है, या सॉरी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वी कम टू नो कि जो स्टमक की पूरा पीस कट किया है, हमने सिर्फ एक लेयर कट नहीं की है, हमने पूरा पीस कट करके, एक छोटा सा पीस कट करके देखा है, तो हमें पता चला कि स्टमक की जो पूरी लेयर है, ठीक है, जहां पे दोनों मस्कुलर वॉल्स हैं, वहां पे एक्चुअली 4 लेयर्स में टिश्यूज भी अरेंज हैं। ठीक है, टिश्यूज 4 लेयर्स में अरेंज है। कैसे अरेंज है, देखें, ये पीस मैंने कट किया था और अब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो किस तरीके से नजर आएगा। पहली लेयर में टिश्यूज अरेंज है, दूसरी लेयर के टिश्यूज अरेंज है और तीसरी लेयर के टिश्यूज अरेंज। ये आ गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर, 4 लेयर्स में टिश्यूज अरेंज है और इन टिश्यूज के नाम है। सही है, पहली लेयर जो है वो यहाँ, इसको कहते हैं हम म्यूकोसा। म्यूकोसा ये होती है सब म्यूकोसा, ये होती है मस्कुलर वॉल या मस्क्यूरेसा, और लास्ट होती है सिरोसा। ये 4 जो हैं वो टिश्यू की लेयर्स हैं जिनमें टिश्यूज अरेंज हुए हैं। सबसे आखिरी लेयर जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, ये वो लेयर है जो दरअसल इनर वॉल ऑफ स्टमक में मौजूद है। ठीक है, यानी स्टमक का जो अंदर का हिस्सा है वो ये है और बिल्कुल आउटर पार्ट ये है, और ये 4 लेयर्स इस तरीके से अरेंज हुई है। जो बिल्कुल इनर लेयर है वहां पर लेयर के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ग्लैंड्स क्योंकि स्टमक के अंदर है, इस वजह से वो ग्लैंड्स कहलाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यही वो ग्लैंड्स हैं जो लिक्विड प्रोड्यूस करेंगे या जूस सिक्रीट करेंगे, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यहाँ पे जो ग्लैंड है, अब वो तो टिश्यू के अंदर मौजूद है, अगर वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्टमक के अंदर, यानी ये वाला पार्ट जो है वो स्टमक के अंदर का है जिसकी ये लेयर्स बताई गई, तो वो जूस यहाँ प्रोड्यूस होकर यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो वो जो ग्लैंड है उसके साथ एक डक्ट अटैच होती है। डक यूं करके अटैच होती है, डक का मतलब एक ट्यूब अटैच होती है, जैसे पेंक्रियाज और लिवर से हमने ट्यूब अटैच की थी, वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी एक डक्ट या एक ट्यूब अटैच है जो फाइनली स्टमक के अंदर ओपन हो रही है एक पोर से। पोर का मतलब है सुराख या होल। इस ट्यूब, ये आ गया वो पोर, ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक डक्ट, इसको गैस्ट्रिक डक्ट कहते हैं। और इसको जो पोर होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट।
गैस्ट्रिक पिट, ठीक है, पिट्स का मतलब या पिट का मतलब भी पोर्स है, सुराख। ऐसे कई एक पिट्स जो हैं वो स्टमक में मौजूद हैं, जहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड से फाइनली जो भी जूस प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइनली स्टमक के अंदर आ रहा है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, गैस्ट्रिक जूस फाइनली स्टमक के अंदर फिल्ड हो जाएगा, लेकिन हर वक्त फिल्ड नहीं रहता, ये सिर्फ तभी प्रोड्यूस हो रहा होता है जब फूड एंटर होता है स्टमक में। एक तो ये बात है। दूसरे ये कि ये जो इनर लेयर है, स्टमक की जो इनर लेयर है, जो बिल्कुल फोर्थ टिश्यूज के बाहर जो सेल्यूलर लेयर है, वो मतलब जो अंदर की लेयर है उसमें भी सेल्स मौजूद है, पूरी लेयर को सेल्स ने सराउंड किया हुआ है। ये जो सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं ये कहलाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज आर नोन एज स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इन स्पेशलाइज्ड सेल का नाम होता है चीफ सेल्स। सही है, चीफ सेल्स। अब ये क्या कर रहे होते हैं चीफ सेल्स? चीफ सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अब कौन से दो जूसेस स्टमक में मौजूद हैं? चीफ सेल क्या कर रहे हैं? चीफ सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब क्या दो चीजें स्टमक में मौजूद हैं? नंबर 1, एक तो स्टमक में आ गया है गैस्ट्रिक जूस, जो यहाँ पे जमा हो रहा है पूरा, वो क्या है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो कौन सिक्रीट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, और स्टमक में मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बाकी ये जो म्यूकोसा पूरी लेयर है, ये स्लिपरी लेयर है जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम दीज जूसेस, क्योंकि ये जूसेस स्टमक की लेयर को या स्टमक के टिश्यू को भी तो डाइजेस्ट कर सकते थे ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकोसा एक स्लिपरी लेयर पूरे स्टमक में मौजूद है, जिसमें ये ग्लैंड्स भी मौजूद है और स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो अब हम जाएंगे केमिकल डाइजेशन की तरफ। यानी पहले हमें पता तो चले कि स्टमक में जो केमिकल्स आ रहे हैं या जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो मौजूद हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो आपने फूड खाया उसके बाद आप लोग क्या हर दफा फूड डाइजेशन के लिए एक ग्लास HCl भी पीते हैं या गैस्ट्रिक जूस भी पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी डाइजेस्टिव हेल्प जितनी भी मौजूद है या जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है जूसेस, ये सब ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या गट ही प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी था कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आ रहा है। कोई जादू तो नहीं है कि अचानक फूड गया और यहाँ पे जूस भर गया। या HCl कहाँ से आ रहा है? वो भी कोई जादू नहीं है कि फूड पहुंचा और HCl फिल्ड हो गया। तो एक्चुअली ये फूड आने के बाद ही स्पेशलाइज्ड सेल की सिक्रीशन से HCl प्रोड्यूस हुआ है और गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ है। ये दोनों वो चीजें हैं जो बेसिकली हेल्प करेंगी इन केमिकल डाइजेशन। कौन सी दोनों चीजें? गैस्ट्रिक जूस एंड HCl, और दूसरी है HCl। अच्छा, अब दोनों के काम क्या हैं? नंबर 1, पहले जरा HCl का काम देखते हैं। HCl होता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये हुआ कि पीएच कितनी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की? हमेशा क्या होती है? 9, हाँ 1-2 के करीब होती है, क्योंकि देखो 7 के करीब जो है वो वीक एसिड्स होंगे, लाइक 6, 5 वीक एसिड्स हैं। फिर 4, 3, 2, 1 पे जो है वो स्लोली ग्रेजुअली उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाती है। इसका मतलब स्टमक की पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो एसिडिक पीएच है, और तकरीबन पीएच अराउंड 2 till 3 होगी। सही है, पीएच जो है वो 2 till 3 है। एसिड है, वाटर से डाइल्यूट और वीक में फर्क होता है। ये वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल्दो विथ वाटर ये डाइल्यूट हो जाएगा, बट इट विल उसकी जो पावर है वो क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी पीएच क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? सही है। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या कर रहा है? नंबर 1, एक तो ये स्टमक की पीएच को एसिडिक करेगा, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टमक में जितनी भी डाइजेशन होनी है
वो एसिडिक पीएच में होनी है। हमने ये बात बोली थी ना कि एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, जितनी पीएच में जिस एंजाइम ने वर्क करना है उसके लिए वो पीएच होनी जरूरी है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी, अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम जो है वो 2 पीएच पे बेस्ट वर्क करता है और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए पीएच, तो क्या एंजाइम अपना एक्शन करेगा? नहीं। जैसे हमने स्लाइवरी अमाइलेज का पढ़ा था कि माउथ में जो पीएच होती है वो न्यूट्रल पीएच है, 7 है, तो इस वजह से वो माउथ में डाइजेशन कर रहा है। अब वही स्लाइवरी अमाइलेज फ्रॉम बोलस स्टमक में आ गया है जहां पीएच क्या है? 2 है। क्या स्लाइवरी अमाइलेज एक्शन करेगा? नो। स्लाइवरी अमाइलेज डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने का मतलब है यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो अपना काम मजीद नहीं करेगा, इसीलिए स्टार्च की डाइजेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी, रुक जाएगी। जितनी माउथ में हुई थी यानी मेल्टोज बना था बस उधर ही तक हुई है, और स्टमक में किस चीज की डाइजेशन होगी वो अभी हम देख रहे हैं। तो एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक। जो एंजाइम्स एसिडिक पीएच में काम करते हैं सिर्फ वही स्टमक की केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना वो डीनेचर हो जाएंगे या इनएक्टिव रहेंगे, या तो वो काम ही नहीं करेंगे या वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे कि उनका काम हो ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है? डी नेचर का मतलब है कि वो खत्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, उनका जो केमिकल नेचर है वो खत्म हो गया, वो काम नहीं कर सकते। इनएक्टिव का क्या मतलब है कि वो सो गए, वो लेजी हो गए, वो आप लोगों की तरह से हो गए, और जब वो एक्टिव होंगे तो अब वो काम करने के लायक हो जाएंगे। सही। तो इनएक्टिव तो फिर भी बुरे नहीं होते जितने डी नेचर होते हैं, क्योंकि डी नेचर का मतलब है कि ये तो गए। सही है। तो अब काम कर रहा है एक या ये तो हो गया उसका सेकंड फंक्शन। तो पेप्सिनोजेन का फंक्शन ये है कि पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव तब होगी जब HCl उसे एक्टिव करेगा, यानी वो एसिडिक पीएच की प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाएगी। वो चीज सेल से जो HCl प्रोड्यूस हुआ है वो अब इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्सिन। ठीक है। सो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एक और एंजाइम जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन प्रोरेनिन क्या होते हैं और उनका क्या काम है? प्रोरेनिन इज ऑल्सो एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है जो मिल्क प्रोटीन पैक करेंगे। अब देखें जो कुछ स्टमक में होने वाला है वो चाहे पेप्सिन की प्रेजेंस में हो रहा है या
प्रोरेनिन की प्रेजेंस में हो रहा है। दोनों बेसिकली किस एंजाइम्स जो हैं, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये दो अलग अलग एंजाइम्स कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो दो अलग अलग एंजाइम्स इस तरह कर रहे हैं कि प्रोटीन भी स्टमक में दो फॉर्म में आया है। एक तो सॉलिड प्रोटीन आया है थ्रू मीट और एनी काइंड ऑफ मीट, चिकन, बीफ या फिर जो बीन्स वगैरह होते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रोटीन आया है। प्रोटीन एक इस फॉर्म में आया है। दूसरा हमारी डाइट में जो है वो मिल्क भी होता है या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होती है। ठीक है, आपने कोई मीठा बनाया या हम मिल्क पीते हैं डेली, तो मिल्क बेसिकली आल्सो कंटेन प्रोटीन व्हिच इज नोन एज मिल्क प्रोटीन। अब जितनी भी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होनी है वो स्टमक में ही होनी है। स्टमक इज बेसिकली मेंट फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, स्टमक है ही प्रोटीन डाइजेशन के लिए, क्योंकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होके प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। जो प्रोरेनिन है, दिस इज एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है प्रोरेनिन। और पेप्सिन जो है वो नॉर्मली जो भी प्रोटीन्स है which is present in our diet, which is present in our food, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन है। सही है। अच्छा, अब प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मिल्क प्रोटीन जो हमारी डाइट में मौजूद है, या मिल्क का जो प्रोटीन हमने लिया है, पिया है मिल्क जिससे प्रोटीन गया है, वो होता है केसिनोजिन। ठीक है, केसिनोजिन एक्चुअली इज अ सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाने वाली चीज। मिल्क जो आप पी रहे हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना आपको, तो उसमें जो प्रोटीन है, क्या आपको प्रोटीन अलग से सॉलिड नजर आता है मिल्क में? नो। Why? Because that protein is a caseinogen protein, which is a soluble form of protein. ये soluble form है प्रोटीन की। अब सॉल्युबल फॉर्म में ही प्रोटीन सॉलिड फूड को तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई सॉल्युबल लिक्विड चीज को बहुत देर तक होल्ड कर सकेंगे? नहीं। तो क्या होगा कि केसीन जो है वो पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा विदाउट डाइजेस्टिंग। और कोई चीज एक जगह काम ना हो और आगे चली जाए तो आगे तो उसकी डाइजेशन नहीं होनी। फर्स्ट स्टेप ये यही होगी। आपको कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप तो क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़े बगैर 10th में चले जाएं अगर, और 10th की बायोलॉजी पढ़ के आपका इंटर में एडमिशन भी हो जाए, तो ये बायो की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बेसिक वाली बातें आपको कैसे पता चलेंगी? आप तो आगे जाके फंस जाएंगे जब चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि आगे का काम और आगे वाली पढ़ाई पढ़ाने का है। आपको ये अलिफ बे पे थोड़ी कोई पढ़ा रहा होगा डाइजेशन की, है ना भाई? तो इसी तरह जो भी मिल्क प्रोटीन है वो यही स्टमक में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये आगे चला गया और आगे जाके डाइजेस्ट नहीं हुआ तो होगा भी नहीं आगे जाके डाइजेस्ट, क्योंकि हर चीज का एक हमने एटमॉस्फेयर फिक्स किया हुआ है। अब स्टमक में जो एसिडिक पीएच है ये उसी में डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन ये तो सॉल्युबल है, ये तो इजीली मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी ये केसिनोजिन जो सॉल्युबल प्रोटीन है, इसको द सेम HCl वो यहाँ पे इसको भी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो इनसॉल्युबल फॉर्म कहलाएगी केसीन। दिस इज द इनसॉल्युबल प्रोटीन फॉर्म। अब प्रोटीन इनसॉल्युबल फॉर्म में है, इसकी एग्जांपल है आप मिल्क में जरा सा निचोड़ दें, क्या होता है मिल्क का? फट जाता है। यहाँ पे यही हुआ है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई है। अब वो फट गया, अब क्या वो आगे जाएगा? तो जो उसका सॉलिड पार्ट अलग हुआ है उसी में प्रोटीन है। केसीन इज द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द इनसॉल्युबल प्रोटीन ऑफ द मिल्क। जो अगर आप मिल्क को जब आप दूध को फाड़ते हैं लेमन डाल के या कोई भी खटाई खट्टी चीज डाल के आप उसको फाड़ते हैं, तो उसमें कडल सा आ जाता है ना, वो दही बन जाता है। तो जो वो कडल वाला पार्ट है, क्या वो सॉल्युबल है? क्या वो सीड से पास हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो सॉलिडिफाई होता है। यहाँ पे मिल्क के साथ यही हुआ है। अब वो जो जब सॉलिडिफाई हुआ और इनसॉल्युबल फॉर्म में हुआ, तो प्रोटीन इस इनसॉल्युबल फॉर्म में है। अब यानी वो स्टमक में ही रहेंगे और उनकी भी डाइजेशन हो जाएगी।
बात समझ आ रही है सबको? तो अब हम डाइजेशन की इक्वेशन लिख देते हैं, स्टमक में डाइजेशन हो क्या रही है। तो स्टमक में पहले मिल्क प्रोटीन की कर देते हैं, केसीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। अच्छा, प्रोरेनिन के साथ भी सेम यही होना है। प्रोरेनिन ऑल्दो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए है, बट इट्स एन इनएक्टिव फॉर्म। जब भी प्रो लगा हुआ है, जैसे कि प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, एंड रेनिन फाइनली उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल फॉर्म। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है? पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई है? बोलो नो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तो अमाइनो एसिड है। जैसे वहां पे भी अभी कुछ पार्शियल प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है लाइक दिस, तो ज्यादा से ज्यादा पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड भी चेन है, बट अ लिटिल सिंपलर देन प्रोटीन। लेकिन हमें तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए है टू फाइनली एब्जॉर्ब इन द ब्लड, और वो है अमाइनो एसिड। तो अभी अमाइनो एसिड तक की तो नौबत आई नहीं है। तो ये हो गया मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन। दूसरी क्या चीज बची हुई है? आपके नॉर्मल प्रोटीन्स जो भी आपने डाइट से लिए हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिनोजन ने पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया है एक्टिव फॉर्म में, और अब पेप्सिन उन्हें भी कर देगा इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, which shows the partial digestion। अभी यहाँ पे भी partially हुई है डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टमक की डाइजेशन होती है कंप्लीट। अब स्टमक से जो पेस्टेड फूड आगे जा रहा है उसको हम कह रहे हैं काइम। ठीक है, स्टमक में जो भी फूड के साथ हुआ है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और उसका केमिकल्स के साथ मिक्स्ड होना, उसका मजीद चर्निंग के बाद बिल्कुल ही ग्राइंड हो जाना, एंड दैट ग्राइंडेड मटेरियल हैव द पीएच ऑफ एसिडिक पीएच, उसको हम काइम कहते हैं, which finally goes to the small intestine। जो फाइनली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई है। आप ये कॉपी करें क्योंकि मैं पूरा बोर्ड रफ करने वाली हूँ 2 सेकेंड में। कौन कौन से प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही थी स्टमक में? प्रोटीन्स एंड मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन की कहानी क्या थी? मिल्क प्रोटीन्स आर बेसिकली केसिनोजन, जो सॉल्युबल फॉर्म है, और HCl उसे इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस केसीन में। नाउ केसीन आगे जाके फर्दर डाइजेस्ट होगा और प्रोटीन एज इट इज डाइजेस्ट होने जाएंगे। केसीन जो एंजाइम केसीन को डाइजेस्ट करेंगे वो है रेनिन, जो प्रो रेनिन कन्वर्ट हुए हैं इनटू रेनिन। प्रो रेनिन वाज एन इनएक्टिव फॉर्म, HCl की प्रेजेंस में वो भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए रेनिन, और रेनिन जो है वो केसीन को कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। फिर बाकी के प्रोटीन्स के साथ क्या हो रहा है? बाकी के प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स। हो गया? ठीक है, रब कर दूं हम बोर्ड को? अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी, सबसे पहले तो चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर उसके फंक्शंस की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहला रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहला रही है क्योंकि इट हैज द स्मॉल डायमीटर। अदरवाइज ये बॉडी या ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन है, 6 मीटर लॉन्ग होती है,
बहुत ज्यादा कोइल होकर छोटी सी एब्डोमिनल कैविटी में सेटल हुई है, लेकिन ये 6 मीटर लॉन्ग है। तो है तो सबसे बड़ा ऑर्गन ये, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन उसका डायमीटर बहुत छोटा है। डायमीटर का मतलब ये कि उसके अंदर जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है, उसका डायमीटर कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन क्योंकि वो एक लार्ज ऑर्गन है, इसलिए उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का एक और रीजन भी है, इसलिए क्योंकि इसके आधे पार्ट में डाइजेशन होनी है और बाकी के पार्ट में जो है वो एब्जॉर्प्शन होनी है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों फंक्शन है, वो जो स्टेप्स हमने लिखे थे, वो डाइजेशन अभी तक कंप्लीट तो हुई नहीं है, अभी तो फैट्स भी बचे हुए हैं और प्रोटीन्स भी पार्शियली डाइजेस्ट हुए हुए हैं, स्टार्च तो बहुत सारा कुछ पार्शियली डाइजेस्ट है और कुछ तो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है। तो अभी तो बहुत सारी डाइजेशन होनी है और फूड जो है वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट्स में से ये 2 पार्ट्स डिओडेनम और जेजुनम में जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो कंप्लीट होगी, जबकि इलियम के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी। इनमें रिमेनिंग डाइजेशन होगी और इलियम में बाकी फॉर्म हो चुकेगी, तो जो कुछ ब्लड में जाना है वह वाले पार्ट में ओपन हो रही है, उसका नाम एक्चुअली अल्कली सॉल्युबल होती हैं, वो अल्कली कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है? क्या केमिस्ट्री में एसिड बेसिस पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो फिर नहीं समझ में आएगी। तो अभी जितना बायोलॉजी की हद तक है उसको समझिए आप कि जैसे एसिड है, पीएच की हमने बात की ना, पीएच तो समझ आता है, पीएच तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहले भी कभी पढ़ा होगा, जरूरी नहीं कि अभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो। पीएच 7 से ज्यादा अगर जा रही है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो उस केमिकल को जिसकी पीएच 14 तक है, 7 से अबव, उसे हम अल्कली कहते हैं। और ऐसे केमिकल जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो इतना सिंपल इंट्रोडक्शन तो अभी इनसे हुआ हुआ है। तो ये जो बाइल है, ये बाइल दरअसल येलोइश ग्रीन लिक्विड है। इस लिक्विड का कलर है येलोइश ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इनसाइड इट। इसके अंदर कलर है जिसकी वजह से ये कलर्ड लिक्विड है। दूसरे, ये बाइल जो होता है ये अल्कलाइन इन नेचर है। What is the meaning of alkaline in nature? वो अभी हमने बात कर दी। यानी ये जो है pH को हमेशा ग्रेटर देन 7 रखेगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में pH जो है वो या तो 7 हो जाएगी न्यूट्रल, या स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होगी। न्यूट्रल कैसे हो जाएगी? जब हम कह रहे हैं वो अल्कलाइन है तो वो न्यूट्रल कैसे हो जाएगी?
क्योंकि स्टमक से एसिडिक फूड आया है, एसिड एंड अल्कली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया ना, वहां का एसिडिक और यहाँ का अल्कली मिलके या तो अल्कलाई स्लाइटली अल्कलाइन रखेगा, यानी 7 से थोड़ी सी ज्यादा 8 तक, दैट्स इट, या फिर न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई बाइल की बातें। एक और थिंग अबाउट बाइल इज कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता बाइल में, नो एंजाइम प्रेजेंट, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। अगर एंजाइम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये डायरेक्टली डाइजेशन में तो पार्ट नहीं करते हो, इनका कोई पार्टिसिपेशन डायरेक्ट डाइजेशन में नहीं है, यानी डाइजेशन को तेज करना या किसी भी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, ऐसा तो कोई काम बाइल के जिम्मे नहीं है। क्योंकि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रही है, और वो एंजाइम कहां से आ रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस से आ रहे हैं, तो बाइल में भी अगर कोई एंजाइम होता तो वो डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करते। अब ये डाइजेशन में डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली कोई तो हेल्प है, तभी तो ये बाइल आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या होता है बाइल का फंक्शन, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आपके फूड में फैट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। वो लार्जर मॉलिक्यूल के फैट, लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फैट, बाइल जो है वो उन्हें छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को, जिसमें लार्ज फैट जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कर देगा। अब अगर फैट स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो क्या हो रहा है फैट्स का, डेफिनेटली इसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से अब फैट्स की डाइजेशन इजी हो जाएगी, इनफैक्ट पॉसिबल हो जाएगी। इससे पहले डाइजेशन फैट्स अगर वैसे ही लार्ज पार्टिकल में होता तो फैट डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, यानी आगे कितने भी एंजाइम उसके ऊपर हथौड़े मार लेते, उसे सर फोड़ लेते, लेकिन फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। फैट भी तभी डाइजेस्ट होगा जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यानी वो लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई बाइल की जो लिवर से आ रहा है, इतनी हेल्प की है बाइल ने, इससे ज्यादा और मजीद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं है। दूसरा कौन सा जूस आ रहा है इंटेस्टाइन में, दूसरा जो लिक्विड आ रहा है वो पेंक्रियाज से आ रहा है, और वो किसके थ्रू आ रहा है, थ्रू पेंक्रिएटिक डक्ट, पेंक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि बगैर डक्ट के तो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे भी पेंक्रियाज से एक और डक्ट निकल रही है, जो फाइनली ज्वाइन होके कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, हेपेटोपेंक्रिएटिक बना रही है। हमने यही बात पढ़ी थी ना, एक लिवर से आ रही होती थी और एक पेंक्रियाज से आती थी, दोनों फाइनली ज्वाइन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती थी, और जो एक कॉमन डक्ट थी उसको हम हेपेटोपेंक्रिएटिक कहते थे। लिवर वाली हेपेटिक थी और पेंक्रियाज वाली पेंक्रिएटिक थी। पेंक्रिएटिक डक्ट से जो जूस आ रहा है वो पेंक्रिएटिक जूस है। पेंक्रिएटिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, पेंक्रिएटिक जूस में मौजूद है 3 तरह के एंजाइम, ठीक है। एक होता है इसमें पेंक्रिएटिक अमाइलेज, पेंक्रिएटिक अमाइलेज। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि अमाइलेज माउथ अमाइलेज, अभी एक अमाइलेज पेंक्रियाज ने भी बना दिया और वो है पेंक्रिएटिक अमाइलेज। इस वजह से हमने स्पेशली लेबल कर दिया कि जो पेंक्रियाज से आ रहा है वो कौन सा है, पेंक्रिएटिक अमाइलेज।
और आएगा पैंक्रिएटिक लाइपेज, और थर्ड ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजिन, वही इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन एक्चुअली वो ट्रिप्सिनोजिन बनाता है जो बाद में जाके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, इनएक्टिव। ठीक है, हो गई ये बात। पैंक्रिएटिक अमाइलेज क्या काम करेगा? पैंक्रिएटिक अमाइलेज जितना स्टार्च फूड में मौजूद है उसको ये अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा इनटू मैल्टोज, और जितने फैट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए हुए हैं उनको ये लाइपेज कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, lipase and amylase। सही है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में हो तो गया, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे फैट में से इतना सा सिर्फ डाइजेस्ट हुआ है, अभी और भी बचा है। ट्रिप्सिनोजिन के साथ क्या होगा? ये तो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि ये ऐसे तो काम करेगी नहीं। अब इसको कौन एक्टिव करने वाला है? यहाँ तो कोई एसिड भी नहीं आने वाला। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो इंटेस्टिनल वॉल वहां पे भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं लाइनिंग पे। याद है मैंने आपको एपिथेलियल लाइनिंग जब पढ़ा रही थी टिश्यूज में, तो मैंने कहा था ये इंटरनल लाइनिंग ऑर्गन्स की बनाती है जहां पे टिश्यू और जहां पे ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग जो है वही एपिथेलियल टिश्यूज की है, वहां पे भी ग्लैंड्स हैं जिन्हें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। और इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है वो इंटेस्टिनल वॉल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंटेस्टिनल ग्लैंड। चले, अब ये बहुत लंबा है, आगे इसको यहां से कंटिन्यू नहीं कर सकते, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो फर्दर क्या डाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन ये वो स्टेप है जहां पे फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट हमें एब्जॉर्प्शन पढ़ना। सही है।